नमस्कार, स्वागत है आपका गोल गुरु एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम भूगोल सब्जेक्ट के बारे में, जिसकी संपूर्ण तैयारी आपको गोल गुरु एकेडमी यूट्यूब चैनल पर करवाई जाएगी। तो पहले अपन देखते हैं सिलेबस के बारे में। मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा दूं। मेरा मेरा नाम है राजदीप जोशी। मैं स्कूल व्याख्याता हूं भूगोल सब्जेक्ट से। और आज हम चर्चा करेंगे लैब असिस्टेंट एग्जाम के लिए भूगोल सब्जेक्ट से, जिसकी सिलेबस की अगर अपन बात करें तो इसका भाग पार्ट ए जो है सिलेबस में, पार्ट ए में अगर अपन बात करें तो पार्ट ए का जितना भी पार्ट है, जितना भी मतलब मटेरियल है, वो उसकी तैयारी आपको भैरा राम जी तथा अन्य मैडम जो है उनके द्वारा करवा दी जाएगी। पूरा पार्ट है इनके द्वारा कवर करवाया जाएगा, जिसमें राजस्थान का इतिहास है, चित्रकला वगैरह जो भी है। उसके साथ ही राजस्थान का भूगोल जो है वो सर भैरा राम जी के द्वारा करवा दी जाएगी। आपको पता ही होगा कि भैरा राम जी पूर्व में लेब असिस्टेंट रह चुके हैं। उनको पूरा अनुभव है कि ये लेब असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो पार्ट ए पूरा सर के द्वारा करवाया जाएगा, और पार्ट बी जो है अपना, जिसमें भूगोल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो सारे आपको अपने यूट्यूब चैनल पर पूरे करवाए जाएंगे। के साथ ही हर एक टॉपिक के बाद में आपका एक टेस्ट होगा, मिनी टेस्ट होगा उसी टॉपिक से रिलेटेड, ताकि आप यह जान पाए, यह आप ट्रैक कर पाएँ कि आपने कितना ज्ञान जो है अभी तक प्राप्त किया है, कौन सा आपका टॉपिक जो है कमज़ोर है। उसके बाद में जैसे ही 3 4 5 टॉपिक हो जाते हैं, एक मेगा टेस्ट होगा, ताकि आप रिवीजन कर पाएँ। वो जितना भी आपने पढ़ा होगा उसका आप रिवीजन आसानी से कर पाएँगे। और जैसे ही अपन सिलेबस पूर्ण करते हैं, सिलेबस पूर्ण करने के बाद में प्रयास किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके मॉक टेस्ट लिए जाएँ संपूर्ण सिलेबस के। इसके लिए एकेडमी जो है यह अपना ऐप भी तैयार कर रही है, जिस पर आप टेस्ट दे पाएंगे। पार्ट ए की तैयारी जैसा कि मैंने बताया कि भैराराम जी सर आपको पूर्ण करवा देंगे। उसके अलावा पार्ट बी के जो भी टॉपिक होंगे, एक एक कर अपन टॉपिक शुरू करेंगे। उन टॉपिक के जो भी नोट्स होंगे, वो नोट्स हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि आपको उन नोट्स को जो है वह हार्ड कॉपी में, यानी कि आपको उनकी एक बुक मिल जाए, ताकि आपको बार बार लिखने की परेशानी नहीं हो। वो बुक जल्द ही मार्केट में अवेलेबल होगी, जिसको आप उचित मूल्य में, न्यूनतम मूल्य में प्रयास किया जाएगा कि आपके पास वो पहुंच जाए। तो आज अपन देखते हैं भूगोल सिलेबस के बारे में कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं अपने सिलेबस में, भूगोल के सिलेबस में कहाँ से अपन शुरुआत करेंगे और कैसे करके संपूर्ण सिलेबस को अपन खत्म करेंगे। तो अगर बात करें भूगोल में, तो पहला टॉपिक जो होगा भूगोल में, पहला टॉपिक है कि भूगोल एक समाकलित विषय के रूप में भूगोल की शाखाएं व भौतिक भूगोल का महत्व है। इस टॉपिक में अपन देखेंगे कि भूगोल क्या है। विद्वानों ने जो है, जो भूगोलविद जो हैं, उन्होंने भूगोल की क्या क्या परिभाषाएं दी है। अक्सर सवाल पूछे जाते हैं कि यह परिभाषा किसने दी, किस भूगोलविद के द्वारा भूगोल की यह परिभाषा दी गई। तो इस अध्याय में अपन उन भूगोलवेताओं के बारे में पढ़ेंगे तथा उनके द्वारा भूगोल के बारे में जो भी परिभाषा दी गई है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ में ही अपन पढ़ेंगे कि भूगोल की कौन कौन सी शाखाएं हैं तथा भौतिक भूगोल का महत्व क्या है, भौतिक भूगोल का अध्ययन क्यों करना चाहिए, उसका मनुष्य के लिए क्या महत्व है। अपन पहले जो टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे। उसके बाद में अगला टॉपिक आएगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। इसमें अपन देखेंगे कि पृथ्वी का जो है वह निर्माण कैसे हुआ, प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी कैसी थी, धीरे धीरे कुछ विद्वान जो है परिकल्पनाएं देंगे, और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे बिग बैंग थ्योरी के बारे में, जिससे अपने को पता चलेगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ है। उसके बाद में अगले टॉपिक में आएंगे जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर ऑफ अर्थ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अपन पढ़ेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के कितने भाग हैं। जैसा कि आपको विदित होगा कि इसे अपन पढ़ते हैं कि सबसे नीचे का भाग जो हो गया वो होगा कोर, ऊपर का भाग होता है क्रस्ट, और बीच का भाग जो होता है मेंटल। इनके बारे में अपन पढ़ेंगे और देखेंगे कि कोर जो है किन तत्वों से मिलकर बना है, मेंटल किन तत्वों से मिलकर बना है, तथा क्रस्ट जो है वह किन तत्वों से मिलकर बना है। अगला अपना टॉपिक आएगा कि महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। अपन ये देखेंगे कि किस प्रकार महासागरों व महाद्वीपों का निर्माण हुआ,
इसके बारे में कौन-कौन से विद्वानों ने बताया और यह सिद्ध किया कि अंत में वर्तमान जो स्थिति है महाद्वीप और महासागरों की वह कैसे हुई। अगला अपना टॉपिक आएगा सेलें, प्रकार व विशेषताएं, रॉक्स टाइप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चट्टानों के बारे में अपन पढ़ेंगे, कौन-कौन सी चट्टानें पाई जाती है, उन चट्टानों की विशेषताएं क्या है और उन चट्टानों के एक-एक, दो-दो जितने भी महत्वपूर्ण जो भी उदाहरण होंगे वो अपन देखेंगे। अगला टॉपिक आता है भू आकृतिक प्रक्रियाएं, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। भू आकृतिक प्रक्रियाएं कौन सी प्रक्रियाएं हुई जिससे भू आकृतियों का निर्माण हुआ, इसके अंतर्गत अपन पढ़ते हैं। अलग अलग जो भी लैंड फॉर्म्स जो हैं, स्थल रूप हैं और उनका विकास कैसे हुआ ये अपन पढ़ेंगे। अगला अपना टॉपिक आएगा एटमॉस्फियर या वायुमंडल, उसका संगठन व संरचना। वायुमंडल का निर्माण जो है वो कौन कौन सी गैसों से हुआ है, वायुमंडल में कितनी परतें हैं, उन परतों के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे कि अगर वायुमंडल में वर्षा हो रही है तो वो कौन सी परत में होती है, अगर वायुयान उड़ रहे हैं तो वायुयान जो है वह वायुमंडल की कौन सी परत में जो है उड़ते हैं, उनका कारण क्या है, मौसमी परिवर्तन कौन सी परत में होते हैं, इन सब की जानकारी अपन एटमॉस्फेयर टॉपिक में लेंगे। आगे अपन देखते हैं, आगे का टॉपिक है सूर्य तप, उष्मा संतुलन व तापमान वितरण। सूर्य तप की बात करें तो सूर्य से जो भी उष्मा निकलती है वह एक विकिरण के रूप में निकलती है और यह विकिरण के रूप में निकलने वाली उष्मा ही सूर्य तप कहलाती है। यह उष्मा जब पृथ्वी पर पहुंचती है तो इसे अपन इनकमिंग सोलर रेडिएशन या आगत सौर विकिरण कहते हैं। इस अध्याय में अपन आगत सौर विकिरण के बारे में पढ़ेंगे। अपन देखेंगे कि सूर्य से आने वाली उष्मा का कितना भाग पृथ्वी को प्राप्त हो रहा है और यह भाग जो है उसका कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी पर होने वाली क्रियाओं में काम में आता है तथा वापस कितना प्रतिशत भाग जो है उष्मा का वापस वायुमंडल में लौट जाता है, जिसे ही अपन उष्मा संतुलन कहते हैं। हीट बजट या हीट बैलेंस के बारे में पढ़ेंगे और तापमान का वितरण, पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर तापमान कितना पाया जाता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अगला टॉपिक वो है वायु दाब व वायुमंडलीय परिसंचरण। वायु दाब, वायु जो भी धरातल पर दाब लगाती है वह वायु दाब होता है। किसी स्थान व समय पर वायु के स्तंभ द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब होता है। इस अध्याय में अपन वायु दाब के बारे में पढ़ेंगे, प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे और किस प्रकार वायुमंडलीय परिसंचरण होता है इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि अपने क्लास की जो शुरुआत है, पहली क्लास जो होगी सिलेबस को लेके, वो अपन शुरू करेंगे वायु दाब से, प्रेशर से अपन स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे पूरा सिलेबस कराते हुए आप पे जो भी प्रेशर है एग्जाम का वो हमारी कोशिश रहेगी कि कम हो सके। अगला टॉपिक आएगा कि वायुमंडल में जल, वायुमंडल में जल की मात्रा कितनी है और यह जल किस रूप में उपलब्ध है, जिसमें अपन देखेंगे वाष्पीकरण के बारे में, संघनन के बारे में और वर्षण के बारे में, यानी कि वर्षा जो है उसके कितने प्रकार है, बादलों के कितने प्रकार होते हैं तथा पृथ्वी पर कौन से स्थान पर जो है वह वर्षा की मात्रा कितनी है, जिसे अपन वर्षा का वितरण कहते हैं। आगे अपन देखेंगे कि विश्व की जलवायु, जलवायु में मेनली अपन कोपेन द्वारा जो भी जलवायु वर्गीकरण दिया गया है उस जलवायु वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ ही ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित ग्रह प्रभाव जो है, CO2 गैस के कारण जो हरित ग्रह प्रभाव होता है उसके बारे में अपन जानकारी लेंगे। उसके साथ ही ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की जो भी फैक्ट्स जो हैं जो अपने को एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनके बारे में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक अपना आता है कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एंड सबमरीन रिलीफ, जलीय चक्र और अंतः समुद्री उच्चावच। किस प्रकार जल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है तथा यह साइकिल जो है, यह चक्र जो है वो लगातार चलता जाता है और समुद्र के निचले भागों में कौन कौन से जो है संरचनाएं पाई जाती है, कौन कौन से रूप जो है नीचे भागों में पाए जाते हैं, उनके बारे में अपन अंतः समुद्री उच्चावच में अध्ययन करेंगे। प्रयास यही रहेगा कि जितने भी ये टॉपिक हैं उनको आसानी से आपको समझाया जाए ताकि आपको रटने की आवश्यकता बहुत ही कम पड़े। फिर भी जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको आपको रटना ही पड़ता है, तो अपन ये प्रयास करेंगे कि उन चीज़ों को भी आपको आसानी से याद करवाया जा सके। इस प्रकार से अपनी क्लासेस जो होगी और जैसे ही अपन थोड़ा एक टॉपिक कंप्लीट करते हैं तो उसके साथ ही कुछ प्रश्न लेंगे, जिससे कि अगर अपने को ऐसा कुछ लगता है कि कुछ जानकारी जो है ये अपनी जो नोट्स है उनमें छूट गई है, तो
प्रश्न के द्वारा अतिरिक्त जानकारी अपन और प्राप्त कर लेंगे तथा उस प्रश्न की भी अपन अच्छे से व्याख्या करके आपके टॉपिक को जो है आसान बनाएंगे। अगला टॉपिक अपना आएगा तापमान व लवणता का वितरण, महासागरीय तरंगे, ज्वार भाटा और धाराएं। विश्व में कौन से स्थान पर तापमान और कौन से स्थान पर जो है लवणता की मात्रा अधिक है और कौन से स्थान पर जो है लवणता की मात्रा कम है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। उसके बाद में महासागरीय तरंगे, ज्वार भाटा, इसका भी अपन अध्ययन करेंगे कि ज्वार भाटा जो है कब आता है, कारण क्या क्या होते हैं ज्वार भाटा के आने के। अगला टॉपिक जो है वो अपना आएगा जैव मंडल, पारिस्थितिकीय तंत्र, बायोम क्या है, जैव भू रासायनिक चक्र जैसे जल चक्र है, कार्बन चक्र है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व अन्य खनिज चक्र जो है पारिस्थितिकी संतुलन के बारे में अपन पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है थोड़ा सा इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इस टॉपिक को भी अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप सिलेबस को अच्छे से देखेंगे तो आप यह पाएंगे कि ये जितना भी सिलेबस है, यह जो पहले आरबीएसई की बुक्स चलती थी लगभग 2016-17 के आसपास, उनमें जो भूगोल की 11वीं और 12वीं की जो भी किताबें होती थी उनसे जो टॉपिक जो हैं वो सारे वैसे के वैसे सारे टॉपिक उन किताबों से उठाए गए। कक्षा 11 और कक्षा 12 की आरबीएसई की भूगोल की जो बुक है उन्हीं से ये सारे टॉपिक उठाए गए हैं। अपना जो मटेरियल होगा वो उन्हीं से रिलेटेड होगा, उन्हीं उसी मटेरियल को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके थोड़ा सा उसमें अतिरिक्त जानकारी डाल के ताकि अपना जो एग्ज़ाम है वो आसानी से निकल सके, उस हिसाब से नोट्स बनाए जाएंगे। अगला टॉपिक आता है कि जैव विविधता और उसका संरक्षण। पृथ्वी पर जो है वह जैव विविधता किस प्रकार से है और उसका जैव विविधता को बचाए रखने के लिए अपने को क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अगला टॉपिक आएगा अपना भारत के बारे में, भारत का भूगोल, भारत की स्थिति क्या है, आकार क्या है, अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार क्या है भारत का। साथ ही अपन पढ़ेंगे कि भारत के जो है पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, भारत के कौन से राज्य की सीमा जो है कौन से पड़ोसी देश के साथ लगती है, इस टॉपिक में अपन अध्ययन करेंगे। अगला आएगा भू आकृतिक खंड, जो भी भारत के भू आकृतिक खंड है जैसे मैदानी भाग है, प्रायद्वीपीय भारत है, हिमालय का जो पार्ट है उसके बारे में, मैदानी भाग जो है उन सभी के बारे में अपन विस्तृत इसमें जानकारी प्राप्त करेंगे। अगला टॉपिक जो आता है अपने का अपना वो आता है कंसेप्ट ऑफ वाटरशेड, जल संभर संकल्पना। उसके साथ ही हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत के अफवाह तंत्र, हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत की जो मेन नदियां जो हैं, रिवर्स जो है, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक अपना आएगा कि मानसून जलवायु प्रभावित करने वाले कारक, क्रियाविधि, आरंभ विच्छेद, निवर्तन, ऋतु, लय, वर्षा वितरण और परिवर्तन, जलवायु के प्रकार कोपेन ने जो दिए थे, मानसून व भारत का आर्थिक जीवन। भारत से रिलेटेड जो भी है कि मानसून कब आता है, मानसून को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है, मानसून वापस कब लौटता है, इस सब की जानकारी अपन इस टॉपिक में लेंगे। फिर भारत में वनों के जो प्रकार हैं, भारत में वनों के प्रकार और उनकी स्थिति के बारे में अपन देखेंगे और उनकी विशेषताओं के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। अगला टॉपिक जो आता है अपना वो है बायोस्फीयर रिजर्व सोइल, मृदा के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। जो आईसीएआर जो है उसने कितनी प्रकार की जो है मिट्टियां बताई है, मृदा बताई है, उसके बारे में अपन जानकारी यहाँ से लेंगे और उसका वितरण देखेंगे कि भारत में कौन से स्थान पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और उसका संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है। अगला टॉपिक अपना आएगा आपदाएं, आपदाओं के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार की कौन कौन सी आपदाएं होती है, वह किस प्रकार मानव जीवन को जो है प्रभावित करती है। आपदा का अर्थ पढ़ेंगे, उनका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और नेचुरल डिजास्टर्स इन इंडिया, भारत में कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं हैं जिससे निपटने की अपने को ज़रूरत है, और डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा जब घटित हो जाती है तो उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, आपदा की जो भी हानियां होती है मनुष्य के जीवन में उसको कम से कम कैसे किया जाए और आपदा होने के बाद में जीवन को वापस सुव्यवस्थित कैसे बनाया जाए, उसके बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद में अपने 11वीं कक्षा 11 की जो आरबीएसई की बुक्स है उसमें जो प्रैक्टिकल जियोग्राफी है, जो प्रायोगिक भूगोल है, उससे कुछ टॉपिक लिए गए हैं, जिसमें पहला टॉपिक आएगा मानचित्र। इसमें अपन पढ़ेंगे कि मानचित्र के प्रकार, मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, मापनी है, मापनी क्या होती है, मापनी के प्रकार क्या होते हैं, साधारण रेखीय मापनी, दूरी मापन, दिशा निर्धारण व सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग जो है, कौन कौन से सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग मानचित्र में किया जाता है, उन सभी के बारे में अपन यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे। अक्सर ये देखा गया है कि जो भी भूगोल से रिलेटेड जो भी एग्जाम होते हैं उसमें बाकी सारा टॉपिक जो है वो काफ़ी अच्छे से समझाया जाता है, लेकिन
जो प्रायोगिक भूगोल है वो बहुत ही रेयर ऐसी अपने को मटेरियल मिलता है जिसमें प्रायोगिक भूगोल को अच्छे से समझाया जा सके। हमारा प्रयास यह रहेगा कि प्रायोगिक भूगोल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है उसको आपको अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर ढंग से समझाया जा सके, ताकि अपन एक कदम आगे बढ़ सके अपने कंपटीशन एग्जाम में। अगला टॉपिक आएगा अक्षांश व देशांतर। अक्षांश व देशांतर होते क्या हैं, इनका इनके आधार पर समय का निर्धारण कैसे होता है, देशांतर के आधार पर अक्षांशों का निर्माण कैसे होता है, अक्षांश और देशांतर की विशेषताएं क्या है, इन सभी की जानकारी अपन लेंगे टॉपिक नंबर 25 में, अक्षांश व देशांतर में। अगला आएगा कि मानचित्र प्रक्षेप। मानचित्र प्रक्षेप जो है उनके प्रकार क्या है, उनका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, मानचित्र प्रक्षेपों की विशेषताएं क्या होती है, उनके बारे में अपन जानकारी लेंगे। उसके बाद में जो स्थलाकृतिक मानचित्र है, दो प्रकार के स्थलाकृतिक मानचित्र जिनके पैमाने यहाँ पे दिए गए हैं, इन पैमानों के आधार पर अपन स्थलाकृतिक मानचित्रों का अध्ययन करेंगे। अगला है एरियल फोटोग्राफ्स जो है, वायु फोटोग्राफ जो है वो क्या होते हैं, उनके प्रकार क्या होते हैं, किस प्रकार से जो है ये वायवीय फोटोग्राफ जो है लिए जाते हैं, उन सब की जानकारी अपन लेंगे वायु फोटोग्राफ में। उसके बाद में कुछ टॉपिक जो है वो रिलेटेड है रिमोट सेंसिंग से। रिमोट सेंसिंग के बारे में अपन पढ़ेंगे, रिमोट सेंसिंग क्या है, यह किस प्रकार कार्य करती है, तथा रिमोट सेंसिंग से जो भी आंकड़े प्राप्त होते हैं उन आंकड़ों को वापस कैसे सही करके जो जानकारी अपने को मिलनी चाहिए वो है मिल पाती है। कौन सा कृषि क्षेत्र है, कौन सी बंजर भूमि है, इन सभी की जानकारी रिमोट सेंसिंग के द्वारा मिल जाती है। अब अगला टॉपिक अपना आता है कि मौसम उपकरणों का उपयोग। मौसम उपकरण होते क्या हैं और उनका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। इसमें कुछ मौसम उपकरण है जैसे थर्मोमीटर है, वेट एंड ड्राई बल्ब थर्मोमीटर है, जिसे आर्द्र व शुष्क बल्ब तापमापी कहते हैं, उसके बारे में जानकारी लेंगे। वायु दिशा सूचक यंत्र और रेनगॉग जो है, जिसे अपन वर्षा मापक यंत्र कहते हैं, इन सभी यंत्रों के बारे में अपन जानकारी लेंगे और उनकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अगला टॉपिक अपना आएगा प्रैक्टिकल जियोग्राफी से रिलेटेड है कि यूज ऑफ वेदर चार्ट्स। जो मौसम चार्ट्स जो होते हैं उनका प्रयोग अपन कैसे करते हैं। वायुदाब जो है, मौसम चार्ट्स में वायुदाब के बारे में अपन जानकारी कैसे लेते हैं, जैसे समदाब रेखाओं के द्वारा जो है वायुदाब को बताया जाता है। अगर अपन भारत के मौसम मानचित्रों की बात करें तो भारत में जो समदाब रेखाएं, समदाब रेखाओं का अर्थ है कि दो समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को अपन समदाब रेखाएं कहते हैं। भारत के जो भी मौसम मानचित्र होते हैं उनमें 2 मिलीबार के अंतराल पर जो है समदाब रेखाएं खींची जाती है तथा वायुदाब का अध्ययन किया जाता है। अगला अपन देखते हैं, अब अगले जो टॉपिक है वह कक्षा 12 की जो भूगोल है, जो आरबीएसए के द्वारा जो पुरानी किताबें आती थी उसके आधार पर ये कुछ टॉपिक आपको आरबीएसए की जो अभी एनसीईआरटी की जो अभी नई किताबें चल रही है उनमें भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो पुरानी वाली किताबें हैं उनमें डिटेल्ड ये दिया हुआ है, सारे टॉपिक्स जो हैं वो दिए हुए हैं। अगला टॉपिक अपन पढ़ेंगे कि मानव भूगोल। मानव भूगोल में अपन पढ़ेंगे कि मानव भूगोल क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसके विशेष क्षेत्र क्या है, कि मानव भूगोल में अपन क्या क्या पढ़ते हैं और मानव भूगोल का अध्ययन क्यों आवश्यक है। इसमें भी अपन पढ़ेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं मानव भूगोल की, जो भी भूगोलविद थे उन्होंने मानव भूगोल को किस प्रकार परिभाषित किया, अपन इस अध्याय में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक अपना आएगा कि विश्व की प्रमुख जनजातियां। उन जनजातियों में भी अपने को जो महत्वपूर्ण जनजातियां हैं जो अपने सिलेबस में है वही अपने को पढ़नी है, जिसमें पहले आएगी एस्किमो, उसके बाद में बुशमैन, उसके बाद में गोंड, भील जनजातियों हैं उनका अपन विशेषताएं उनके बारे में पढ़ेंगे। उनका स्थान देखेंगे कि ये जनजातियां भारत में तथा विश्व में कौन से स्थान पर पाई जाती है, उनका आर्थिक और उनकी सांस्कृतिक विशेषताएं जो है वो क्या क्या है, इस अध्याय में अपन चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक आता है कि जनसंख्या। अब जनसंख्या से रिलेटेड ही कुछ टॉपिक आएंगे। पहला टॉपिक है जनसंख्या का वितरण और घनत्व को अपन देखेंगे कि जनसंख्या का वितरण और घनत्व क्या होता है तथा इनको प्रभावित करने वाले कारक। किसी स्थान पर जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो उसका कारण क्या है, और किसी स्थान पर जनसंख्या कम हो रही है, घनत्व जो है वो किसी स्थान पर अधिक है, किसी स्थान पर घनत्व जो है वो कम है, उसका कारण क्या है, अपन इस अध्याय में चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक आएगा पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है, और अगर जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो उससे कौन कौन सी समस्याएं जो है वो उत्पन्न हो सकती है, इस अध्याय में अपन चर्चा करेंगे। उसके बाद में जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत जो है उसके बारे में भी अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक जो है वो अपना आएगा जनसंख्या से ही रिलेटेड है, इसमें अपन पढ़ेंगे कि आयु वर्ग भारत में
कौन सी आयु के कितने लोग जो हैं वो रहते हैं। साथ ही लिंगानुपात जो है, सेक्स रेशियो जो है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि भारत का लिंगानुपात क्या है। इनके साथ, इन टॉपिक्स के साथ अपन यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि राजस्थान में भी जो है यह क्या है, ताकि अपने दोनों जो टॉपिक जो हैं वो कवर हो सके, राजस्थान से रिलेटेड भी, भारत से रिलेटेड भी, और कुछ फैक्ट्स जो हैं अपन विश्व से रिलेटेड भी यहाँ पढ़ने का प्रयास करेंगे। ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या क्या है भारत में, कितनी है, ग्रामीण जनसंख्या कम है तो क्यों है, अगर नगरीय जनसंख्या बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, इन सभी कारणों का अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। अगला टॉपिक आएगा माइग्रेशन। मनुष्य के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना जो है एक तरह से माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन के बारे में अपन प्रवासन के बारे में अध्ययन करेंगे। माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, कितने प्रकार होते हैं माइग्रेशन के, और माइग्रेशन से जो भी समस्याएं उत्पन्न होती है वह समस्याएं क्या क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगला अपन पढ़ेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास संकल्पना। मानव विकास संकल्पना किसके द्वारा दी गई, मानव विकास संकल्पना में अपन जो लेटेस्ट अपने पास डेटा है, जो यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो लेटेस्ट डेटा जारी किए गए हैं, उनका अपन यहाँ अध्ययन करेंगे। अगर आप पुरानी किताबों में देखोगे तो ये डेटा है वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं, तो अपन पिछले साल जो भी रिपोर्ट आई यूएनडीपी की, उसकी यहाँ अपन चर्चा करेंगे। के अलावा जो भी मानव विकास के स्तंभ होते हैं, उनकी भी अपन पहले, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है मानव विकास का, वो पढ़ते हुए अपन जो लेटेस्ट डेटा आए हैं मानव विकास के, भारत की उसमें स्थिति क्या है, आसपास के जो पड़ोसी देश हैं भारत की, उनकी स्थिति क्या है, उनके बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करें। अगला टॉपिक आता है सेटलमेंट। सेटलमेंट, ग्रामीण जो है अधिवास कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, नगरीय अधिवास जो है उनके प्रकार क्या है, वो किस प्रकार से लोग जो है बसते हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे, तथा उनसे कौन कौन सी, किस प्रकार के अधिवास से किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, उसके बारे में अपन जानकारी लेंगे। अगला जो अपना टॉपिक है वो है कि नगर कच्ची बस्ती। कच्ची बस्तियों से जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, भारत में कौन सी कच्ची बस्तियां हैं जिनके कारण वर्तमान में जो है वो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, उसका अपन अध्ययन करेंगे। अब आगे का जो टॉपिक आता है वो थोड़ा सा जो है अर्थशास्त्र से रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, और उनका भूगोल के संदर्भ में अपन अध्ययन करेंगे। तो अगला जो टॉपिक आता है वो आता है प्राइमरी ऑक्यूपेशन या प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक क्षेत्र में जो भी व्यवसाय आते हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। कुछ जो अपने को टॉपिक दिए हुए हैं इसमें, वो है पहला कृषि। अपन कृषि के बारे में पढ़ेंगे, कृषि के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे, उत्पादन के बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ ही खनन, कौन से क्षेत्र पर कौन सा खनिज पाया जाता है, उनके बारे में विश्व स्तर पर तथा भारत के स्तर पर, और थोड़ा सा अपन देखेंगे कि राजस्थान में भी खनन की क्या स्थिति है। आखेट, कौन से स्थान पर विश्व में अभी भी आखेट किया जाता है। आखेट को हंटिंग भी बोला जाता है, शिकार करना भी बोला जाता है। वर्तमान में बहुत कम हो गया है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में अभी भी आखेट किया जाता है जीवन यापन के लिए। अगला है पशुपालन। तो पशुपालन के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में यहाँ अध्ययन करेंगे। और मत्स्य फिशिंग के बारे में जो है उसके बारे में इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। और आदिम संग्रहण है, विश्व में ऐसे कौन से स्थान है जहाँ आज भी जो है खाने की सामग्री का जो है वह संग्रह किया जाता है। अगला जो अपना टॉपिक आएगा प्राइमरी ऑक्यूपेशन के बाद में आएगा सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, जिसे द्वितीयक व्यवसाय कहते हैं। इसमें अपन देखेंगे कि उद्योग के किसी स्थान पर बसने के, किसी स्थान पर स्थापित होने के कारण क्या है। कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, और विनिर्माण के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में अपन जानकारी लेंगे। अपना अगला टॉपिक आता है तृतीयक व्यवसाय, जिसे अपन टर्सरी सेक्टर भी कहते हैं। उसके बाद में क्वार्टरनरी सेक्टर, और जो पंचम व्यवसाय जो है क्वार्टरनरी ऑक्यूपेशन जो है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अगला, अब अपन अपनी चर्चा जो है वो जाएगी ट्रांसपोर्टेशन के आधार पर। जो परिवहन जो है विश्व में, जो भी परिवहन मार्ग है, ये परिवहन मार्ग जो है यह अंतर्राष्ट्रीय सड़कें हो सकती है, और अंतर्राष्ट्रीय जो रेल मार्ग है, जो विश्व के प्रमुख जो राजमार्ग है, और प्रमुख जो रेल मार्ग है विश्व में सबसे बड़े, जिनमें सर्वाधिक व्यापार होता है, उनके बारे में अपन इसमें जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद में जल परिवहन के बारे में भी अपन जानकारी लेंगे। कौन से बंदरगाह कहाँ है, जो नहरें हैं जैसे स्वेज नहर है, पनामा नहर है, उनके बारे में इस अध्याय में अपन जानकारी लेंगे। अगला अपना टॉपिक आता है एयर ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्ट, वायु परिवहन। वायु परिवहन, विश्व के प्रमुख वायु मार्ग कौन कौन से हैं,
प्रमुख हवाई अड्डे जो हैं वह कौन कौन से हैं उनके बारे में अपन इस अध्याय में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है इंटरनेशनल ट्रेड एंड रोल इन इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भारत की भूमिका। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है उसके बारे में अपन देखेंगे, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत की स्थिति क्या है, भारत कौन से ऐसे देश हैं जिनसे सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है उसके बारे में अपन देखेंगे। व्यापारिक घाटा क्या होता है उसके बारे में अपन इसमें देखेंगे। अगला टॉपिक आता है आधुनिक जनसंचार के उपकरण। कुछ आधुनिक जनसंचार के उपकरण है जिससे सूचनाओं का अपन आदान प्रदान करते हैं। उसमें तीन चीज़ों के बारे में अपने को अध्ययन करना है। पहला है उपग्रह सैटेलाइट, दूसरा होगा इंटरनेट, और तीसरा है मोबाइल। इन तीनों के माध्यम से जनसंचार किया जाता है, उसके बारे में ही अपन इसमें अध्ययन करेंगे। अगला अपना टॉपिक है कि पर्यावरणीय समस्याएं, कौन कौन सी पर्यावरणीय समस्याएं हैं वो अपन देखेंगे। पहले अपन देखेंगे कि प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषण के प्रकार क्या है, और उन प्रदूषण से मानव जीवन जो है किस प्रकार प्रभावित होता है, इसके बारे में अपन देखेंगे। उसके बाद में एसिड रेन क्या है, क्या कारण है कि अम्लीय वर्षा होती है। अगला है ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो ये टॉपिक ग्रीन हाउस इफेक्ट पहले भी आ चुका है, दोबारा अपन और देख लेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। अगला है ओजोन लेयर डिप्लेशन, क्या कारण है कि ओजोन जो परत है उसमें छिद्र हो रहा है, इसके बारे में अपन जो पर्यावरण प्रदूषण अपने टॉपिक है, पर्यावरणीय समस्याएं जो टॉपिक है उसका अध्ययन करें। अब अपने को पता है कि पर्यावरणीय समस्याएं हो रही है, तो इन पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए विश्व स्तर पर बहुत से कार्य किए जा रहे हैं, जिनमें आता है कि वैश्विक पर्यावरणीय सम्मेलन, प्रमुख जो समिट होते हैं जिससे कि अपन जो भी पर्यावरणीय समस्याएं हो रही है उनसे निपटारा पा सके, उनसे छुटकारा पा सके, उसके लिए समिट्स विश्व में लगातार होते रहते हैं। उन सभी समिट्स की अपन यहाँ जानकारी लेंगे। अगला अपन पढ़ेंगे संसाधन। संसाधन क्या है, संसाधनों का वर्गीकरण करेंगे कि कितने प्रकार के संसाधन होते हैं, और यह संसाधन जो जैविक संसाधन है, अजैविक संसाधन है, उसके अलावा परंपरागत ऊर्जा के संसाधन है, गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन है, उनके बारे में अपन जानकारी लेंगे। परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की बात करें तो इसमें कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, इनकी स्थिति क्या है भारत में, ये अपन देखेंगे। तथा जो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है जैसे आणविक ऊर्जा है, जैविक ऊर्जा है, पवन व सौर ऊर्जा है, इसके बारे में अपन जानकारी लेंगे कि वर्तमान में कितनी ऊर्जा अपने को पवन ऊर्जा द्वारा प्राप्त हो रही है, कितनी ऊर्जा सौर ऊर्जा के द्वारा प्राप्त हो रही है, इस सभी की जानकारी अपन लेंगे। अगला अपना टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि के प्रकार। कितने प्रकार की कृषि होती है, ऐसी कौन सी कृषि है जिससे जीवन निर्वाह किया जाता है, निर्वहन कृषि होती है, वह कौन सी कृषि है जो व्यापार के संदर्भ में की जाती है, आर्द्र व शुष्क कृषि क्या है, गहन कृषि क्या है, इन सभी की जानकारी अपन इसमें लेंगे। अगला टॉपिक है कि मुख्य फसलें। इसमें अपन देखेंगे कि भारत में गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, चाय का वितरण क्या है और उत्पादन क्या है, भारत के संदर्भ में ये पढ़ेंगे। थोड़ी सी जानकारी अपन राजस्थान से रिलेटेड भी इन फसलों के बारे में ले लेंगे। ये फसलें भारत में कहाँ होती है, इनके किस वातावरण में ये होती है, कितना टेम्परेचर चाहिए, वर्षा की मात्रा कितनी होनी चाहिए, ताकि गेहूं की फसल, चावल की फसल, कपास की फसल जो है आसानी से प्राप्त की जा सके, तथा भारत के कौन से अग्रणी राज्य हैं इन फसलों के संदर्भ में, उनकी अपन जानकारी लेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है अपना भारत में औद्योगिक विकास। भारत में औद्योगिक विकास किस प्रकार से हुआ, प्राचीन समय में भारत में उद्योग के क्षेत्र में क्या स्थिति थी, तथा वर्तमान में किस प्रकार भारत जो है उद्योग के क्षेत्र में अग्रणी देश बनता जा रहा है। प्रमुख उद्योग देखेंगे जिसमें लौह इस्पात उद्योग देखेंगे, एल्यूमिनियम उद्योग, सीमेंट, सूती वस्त्र, चीनी और इंजीनियरिंग उद्योग, इन सभी की जानकारी जो है अपन इस अध्याय में लेंगे। अगला है रीजनल प्लानिंग, क्षेत्रीय नियोजन जो है वह क्या होता है, क्षेत्रीय नियोजन में जो है वह असंतुलन है, इम्बैलेंस जो है किस प्रकार उत्पन्न होता है, और उसके अलावा मरु विकास कार्यक्रम, जो भी रेगिस्तानी क्षेत्र है उनके विकास के लिए कौन कौन से कार्यक्रम भारत और राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, उनके बारे में जानकारी अपन लेंगे। और जनजातीय विकास कार्यक्रम, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट, जो भी ट्राइबल्स एरिया है, जो भी जनजातीय क्षेत्र है, उनके विकास के लिए कौन से कार्यक्रम वर्तमान में और सुचारू रूप से चलाए जा रहे हैं, उनकी जानकारी अपन लेते हैं। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे गरीबी क्या है, गरीबी उन्मूलन के लिए कौन से कार्यक्रम जो है वह सरकार के द्वारा, भारत सरकार व राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। और मनरेगा, मनरेगा के बारे में अपन देखेंगे कि मनरेगा की क्या भूमिका रही है गरीबी उन्मूलन में, और
मनरेगा कार्यक्रम के द्वारा क्या-क्या प्रभाव पड़े हैं गरीबी उन्मूलन में। और जो भी रोजगार कार्यक्रम वर्तमान में चलाए जा रहे हैं, उनमें से ही एक मनरेगा भी है, उसके बारे में अपन जानकारी लेंगे। अब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पोषणीय विकास, यानी कि अपन संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करें कि वह संसाधन अपने तो काम आए ही, साथ ही उन संसाधनों का उपयोग जो है आगे आने वाली पीढ़ी आसानी से कर सके। वही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ताकि जो प्रदूषण है वह कम से कम हो और भविष्य में जो भी पीढ़ी आएगी वह पीढ़ी भी संसाधनों का उचित उपयोग कर सके। वही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट या पोषणीय विकास। अगला है ग्रामीण विकास के लिए जो है, ग्रामीण विकास के लिए अपन पढ़ेंगे कि जो डेयरी उद्योग है और कुटीर उद्योग है, उनकी वर्तमान में स्थिति क्या है और प्राचीन समय में उनकी स्थिति क्या थी। अगला टॉपिक जो आता है अपना है वो है प्रमुख उद्योग। प्रमुख उद्योगों में अपन दो उद्योग पढ़ेंगे, एक तो है सूती वस्त्र उद्योग। भारत में कहाँ कहाँ सूती वस्त्र की मिलें जो है वो स्थापित की गई है। वर्तमान में भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र की मिलें कहाँ हैं, प्राचीन समय में जो है सर्वाधिक कहाँ थी, सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग जो है वह कहाँ स्थापित किए गए, ये सभी जानकारी अपन इसमें लेंगे। और इसी के साथ सीमेंट उद्योग के बारे में भी अपन जानकारी लेते हैं। फिर अपन पढ़ेंगे खनिजों के बारे में, और इन खनिजों में मेनली अपन पढ़ेंगे संगमरमर, तांबा, जस्ता, चांदी, टंगस्टन, जिप्सम और पेट्रोलियम। इन सभी खनिजों की जानकारी अपन इस अध्याय में लेंगे। ये खनिज भारत में कौन से राज्य में पाए जाते हैं, कौन सी जगह पर पाए जाते हैं, सर्वाधिक कहाँ होते हैं, इन सभी की जानकारी अपन इस अध्याय में लेंगे। फिर मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं। प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं में कुछ टॉपिक अपने को दिए गए हैं, जिसमें चंबल परियोजना है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है और माही परियोजना है। इनकी जानकारी अपन लेंगे। अगला जो अपना टॉपिक आता है वो फिर से प्रैक्टिकल जियोग्राफी जो है, जो प्रायोगिक भूगोल जो है कक्षा 12, उससे कुछ टॉपिक जो है लिए गए हैं, उनकी अपन जानकारी लेते हैं। मैप के बारे में अपन ने पहले भी जानकारी ली है कि मानचित्र क्या है, मानचित्र के प्रकार क्या है। इस अध्याय में अपन देखेंगे कि मानचित्र का अर्थ क्या है, महत्व क्या है, क्लासिफिकेशन जो अपन ने पहले भी देखा था, फिर से अपन देखेंगे कि वर्गीकरण जो है मानचित्रों का किस प्रकार से किया जाता है। तो कुछ मानचित्र जिनकी अपन को जानकारी प्राप्त करनी है, उनमें एक है थीमेटिक मानचित्र, दूसरा है बिंदु मानचित्र और तीसरा जो है वह है समरेखा मानचित्र। इनकी विशेषताओं के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। अगला टॉपिक है वह है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। आंकड़े क्या है, आंकड़ों के बारे में अपन पढ़ेंगे। यदि आंकड़ों की बात की जाए तो कोई भी जो जानकारी जो है, सूचना है, उनका गणितीय रूप जो है वह आंकड़े कहलाते हैं। आंकड़ों के प्रकार देखेंगे, आंकड़ों का क्या महत्व है मानव जीवन में, ये अपन देखेंगे। और उसके साथ ही दंड आरेख क्या है, चक्र आरेख क्या है और प्रवाह आरेख क्या है, इसकी जानकारी अपन इस अध्याय में लेंगे। अपना अंतिम टॉपिक जो आता है वो आता है जीआईएस। जीआईएस या इसे कहते हैं जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, भौगोलिक सूचना तंत्र। भौगोलिक सूचना तंत्र के बारे में अपन जानकारी लेंगे। इसमें कौन कौन से भौगोलिक सूचना तंत्र के अवयव होते हैं, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। और भौगोलिक सूचना तंत्र किस प्रकार से काम करता है, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है मानव जीवन में, इसके अनुप्रयोग क्या क्या है, इस सभी की जानकारी अपन इस अध्याय में लेंगे। तो ये हुआ अपना सिलेबस जो लैब असिस्टेंट एग्जाम जियोग्राफी के लिए आता है, पार्ट बी। अगर देखा जाए तो इस एग्जाम में लगभग 80 से 90%, या अपन ये मान सकते हैं कि लगभग 75 टू 80% जो है वह भूगोल से संबंधित ही टॉपिक्स जो है वह पूछे जाते हैं। अगर अपन पार्ट ए की भी बात करें तो पार्ट ए में भी अपन देखेंगे कि राजस्थान भूगोल के बारे में पूछा गया है। 16 जो टॉपिक है वो राजस्थान भूगोल के हैं, इसलिए भूगोल ही मेन सब्जेक्ट है इसमें जो आपको अंक दिला सकता है। अपना यह प्रयास रहेगा मेनली लेब असिस्टेंट एग्जाम के लिए कि ये जितना भी सिलेबस है पार्ट बी का, वो है मेरे द्वारा यहाँ आपको इस यूट्यूब चैनल पे पूरा करवाया जाएगा। साथ ही ये जो भी अपन ने टॉपिक देखे हैं सिलेबस के, इनके नोट्स जो हैं वह प्रयास किया जाएगा कि आपको जो है फिजिकल फॉर्म में जो है आपको अवेलेबल कराया जाए। इसकी किताब जो है वो जल्द ही मार्केट में आएगी, जो आपको उपलब्ध होगी कुछ ही दिनों में। के साथ अगर आपको कोई भी अतिरिक्त जानकारी चाहिए इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, इस सिलेबस से रिलेटेड, तो आप कमेंट ज़रूर करें और पूछें। और कल से अपना प्रयास रहेगा कि अपन अपना सिलेबस जो है वो शुरू करें, ताकि टाइम से पहले अपन सिलेबस को पूरा कवर कर लें।
और जो भी मॉक टेस्ट की प्रक्रिया है वो अपन शुरू करें और अधिक से अधिक जो है मॉक टेस्ट दें। आप जितने अधिक टेस्ट दोगे, आपके जो मार्क्स जो हैं, आपके अंक जो है वो उतने ही अधिक आएँगे। एक बार टेस्ट दीजिए, उसके बाद में टेस्ट में जो भी आंसर की विस्तृत व्याख्या दी हुई होती है, उसको अधिक से अधिक बार पढ़ें। जैसे ही आप उसको पढ़ेंगे, धीरे-धीरे आप ग्रहण करेंगे। जितने ज़्यादा आप सवाल करेंगे, ये मान लीजिए कि आपके परीक्षा में अंक जो हैं वो उतने ही ज़्यादा बढ़ेंगे। तो कल अपन शुरुआत करेंगे टॉपिक की, जिसका नाम है वायुदाब व वायुमंडलीय परिसंचरण, प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। इसकी जानकारी अपन कल की क्लास से करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। अगर कुछ भी आपको पूछना हो तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।